हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। अभिनंदन आपकी यूट्यूब चैनल परफेक्ट लर्निंग पाथ में। जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया था कि हम इस तरह से लर्निंग कराना चाह रहे हैं ताकि जो भी इस वीडियो को देखे तो उन वीडियोस को देखने के बाद उसमें उनके थॉट प्रोसेस में इस प्रकार से परिवर्तन हो कि वो लॉजिकल एप्टीट्यूड उनका डेवलप हो जाए। वो किसी भी चीज़ को देखने के बाद एक लॉजिकल समग्र रूप से 360 डिग्री आयाम से उस वस्तु को, उस चीज़ को समझ सकें। ऐसी क्षमता हम विकसित करना हमारा उद्देश्य है, क्योंकि आने वाले समय में जो आरपीएससी, यूपीएससी, अन्य जो परीक्षाएं हैं उनमें इसी तरह के लॉजिकल और गहराई से समझ वाले क्वेश्चंस आना प्रारंभ होंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम आने वाले समय के लिए अपने आप को तैयार करें और बजाय सिर्फ इन्फॉर्मेशन लर्न करने के हम उसके विभिन्न आयामों को, उनका पूरा अध्ययन करें। इसी क्रम में हम सीरीज़ प्रारंभ कर रहे हैं। आर्थिक सर्वे 2019-20 का विश्लेषणात्मक सीरीज़ हम प्रारंभ कर रहे हैं। जितने भी आप और वीडियो देखेंगे उसमें आर्थिक सर्वे के इन्फॉर्मेशन तो सभी में है, लेकिन इन्फॉर्मेशन सिर्फ अपने आप में पर्याप्त नहीं है। उस इन्फॉर्मेशन का आलोचनात्मक मूल्यांकन वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी दृष्टि में आज हम प्रारंभ करेंगे कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर। पिछले वीडियो में हमने आर्थिक वृद्धि दर के कॉन्सेप्ट को समझाया था ताकि आम आदमी जो अर्थशास्त्र का विद्यार्थी नहीं है या जो अर्थशास्त्र के विद्यार्थी होते हुए भी आर्थिक वृद्धि के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहा है, तो हमने उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। और अब हम भारत की आर्थिक वृद्धि दर के जो विभिन्न डायमेंशंस हैं उनका हम आलोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे। ये जो सर्वे में डेटा है उन्हीं का आलोचनात्मक मूल्यांकन हम कर रहे हैं। तो यहाँ हम देखेंगे भारत की आर्थिक वृद्धि दर का प्रारूप, उसका ट्रेंड क्या रहा है पिछले 2015 के बाद। भारत की अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि दर किस प्रकार से रही है, उसमें किस प्रकार के उच्चावच रहे हैं, उनके फ्लक्चुएशंस क्या रहे हैं, उनका ट्रेंड हम जानेंगे। दूसरा, जो आर्थिक वृद्धि दर जो हम सब जानते हैं कि 2016 के बाद भारत की आर्थिक वृद्धि दर गिर रही है, उसके क्या कारण रहे हैं। और फिर बाद में हम इस बात का विश्लेषण करेंगे अंत में कि इस वृद्धि दर में सुधार के कौन कौन से आयाम हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन से इंटरवेंशंस हैं, वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर हम वृद्धि दर में सुधार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आर्थिक वृद्धि दर के इस विषय को प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को पुश कर दें ताकि हमारे आने वाले सभी इस तरह के आलोचनात्मक वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं भारत की आर्थिक वृद्धि दर। देखिए, भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2016 के पश्चात लगातार गिर रही है। ये ट्रेंड इकोनॉमिक जो सर्वे है उसमें हमें देखने को मिल रहा है। ये उसी के डेटा पर आधारित ये विश्लेषण है। अभी आगे स्लाइड में ये स्पष्ट होगा कि 2016 से भारत की आर्थिक वृद्धि दर किस तरह से गिर रही है। तो जो गिरने का ट्रेंड है वो कौन से वर्ष से प्रारंभ हुआ? 2016 से। ये बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है भारत की अर्थव्यवस्था में। इसको जरूर याद रखिएगा, उसको ध्यान रखिएगा कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर गिरना कौन से वर्ष से प्रारंभ हो रही है, वो है 2016, राइट। अब प्रश्न यह है कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर गिर क्यों रही है, गिरने का कारण क्या है? गिरने के दो कारण हो सकते हैं, एक डिमांड साइड हो सकती है, एक सप्लाई साइड हो सकती है। तो भारत की आर्थिक वृद्धि दर अभी जो गिर रही है उसका कारण है डिमांड साइड, मांग में कमी के कारण भारत की आर्थिक वृद्धि दर गिर रही है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर? नाउ, मांग जो होती है उसके दो क्षेत्र हैं। फिर एक घरेलू मांग होती है, एक विदेशी क्षेत्र की मांग होती है। तो भारत की आर्थिक वृद्धि दर किस क्षेत्र की मांग के कारण गिर रही है? तो भारत की आर्थिक वृद्धि दर हमारी घरेलू मांग और विदेशी क्षेत्र की मांग, दोनों ही क्षेत्र की घटती हुई मांग के कारण गिर रही है। यानी कि घरेलू क्षेत्र में जो डिमांड हो रही है वस्तुओं और सेवाओं की, वो भी गिर रही है, और विदेशी क्षेत्र में जो
वस्तु और सेवाओं की जो डिमांड है वो भी गिर रही है। तो अब हम घरेलू क्षेत्र की जो मांग है वो क्यों गिर रही है, उसमें कौन कौन से घटक सबसे महत्वपूर्ण है, कौन कौन से कंपोनेंट है उस डिमांड में जो हमारी इस आर्थिक वृद्धि दर को गिराने में बहुत हद तक सक्षम है, वो सिग्निफिकेंट फैक्टर्स कौन कौन से हैं उनको हम देखने का प्रयास करते हैं। तो एक तो है बढ़ती हुई बेरोजगारी। भारत की अर्थव्यवस्था में आज तक की 45 वर्ष की जो हमारी अर्थव्यवस्था उसमें सबसे अधिक बेरोजगारी देखी गई इन वर्षों में 2015-16। तो जो बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो बढ़ती हुई बेरोजगारी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके कारण वो मांग कम होगी। जब लोग बेरोजगार हो जाएंगे, उनके पास पर्याप्त मात्रा में धन नहीं होगा, तो उनकी परचेजिंग पावर मार्केट में होगी ही नहीं, तो वो डिमांड नहीं करेंगे वस्तुओं की। और जब डिमांड वस्तुओं की कम हो जाएगी तो बट नेचुरल है, जो प्रोड्यूसर्स हैं वो भी सप्लाई कम कर देंगे। जब किसी चीज़ की डिमांड अगर कम हो तो उस प्रोड्यूसर्स को उस वस्तु का प्रोडक्शन करने में कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, आइडियल वस्तुएं रह जाएंगी, तो वो उसका क्या करेगा, प्रोडक्शन कम कर देगा। तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो जैसे मैंने बताया था, प्रोडक्शन सेवाओं, वस्तुओं और सेवाओं का योग आर्थिक वृद्धि दर कहलाता है। तो जब प्रोडक्शन कम हो गया, यानी कि सेवाओं की प्रोडक्शन कम होने का मतलब सेवा या वस्तु जो है उसकी जो टोटल जो हमारा जीडीपी में उसका कम हो जाएगा, तो हमारी आर्थिक वृद्धि दर क्या होगी, गिरेगी। एक कारण बढ़ती हुई बेरोजगारी, जिसके कारण जो है परचेजिंग पावर कम हो रही है और उसके कारण मांग कम हो रही है। दूसरा सेक्टर है इसमें रियल एस्टेट। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। रियल एस्टेट का मतलब क्या होता है, पहले ये देखें। रियल एस्टेट का मतलब है जो लैंड है और जो मकान हाउसेस हैं उनकी खरीद फरोख्त जिस मार्केट में होती है वो रियल एस्टेट कहलाता है। तो भारत का सबसे ग्रोइंग सेक्टर क्या है, रियल एस्टेट था। पिछले वर्षों तक भारत का जो रियल एस्टेट है वो बहुत ग्रोइंग कंडीशन में था, उसकी मांग बहुत तेजी से बढ़ रही थी। तो रियल एस्टेट में जब बूम होता था, तो जब बूम होने के कारण उसमें वस्तुओं और सेवाओं की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही थी। उसके कारण मैं एक बात यहाँ ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि रियल एस्टेट जो है वो बात याद रखिए आप उसको। रियल एस्टेट एक ऐसा क्षेत्र है, भारत का एकमात्र इकोनॉमी का सेक्टर है जिसकी रोजगार की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा है। हाईएस्ट इलास्टिसिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट किस में है भारत में, रियल एस्टेट में है, कंस्ट्रक्शन में है। जो कंस्ट्रक्शन जो क्षेत्र है उसमें सबसे अधिक रोजगार की लोच है। रोजगार की लोच होने का मतलब, अगर हम रियल एस्टेट यानी कंस्ट्रक्शन अगर 1% से बढ़ता है, 1% की वृद्धि कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में होती है और 1% की वृद्धि इंडस्ट्री में हो, एग्रीकल्चर में हो या अन्य किसी भी क्षेत्र में हो, तो रोजगार सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में मिलेगा, जिसकी लोच सबसे अधिक हो। तो लोच सबसे अधिक किसकी है, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन की, रियल एस्टेट की। तो कंस्ट्रक्शन की लोच जब सबसे अधिक है, इसका मतलब अगर कंस्ट्रक्शन को 1% से बढ़ाया जाए तो हमारा रोजगार ज़्यादा बढ़ेगा, बजाय कि हम इंडस्ट्री को 1% से बढ़ाएं या एग्रीकल्चर को 1% से बढ़ाएं। तो रोजगार जब बढ़ेगा रियल एस्टेट में, जब हम कंस्ट्रक्शन में रोजगार बढ़ेगा, रियल एस्टेट में रोजगार बढ़ेगा, उसके कारण रोजगार बढ़ेगा, तो क्या होगी, जब रोजगार लोगों का बढ़ेगा तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो वो डिमांड क्रिएट करेंगे, डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आर्थिक वृद्धि होगी। लेकिन पिछले वर्षों में रियल एस्टेट में सबसे अधिक मंदी आई है, रियल एस्टेट बहुत तेजी से गिरा है, और रियल एस्टेट बहुत तेजी से गिरने से कंस्ट्रक्शन जो है वो सबसे तेजी से गिरा है। जब सबसे तेजी से वो जो जिस क्षेत्र में जिसकी लोच सबसे अधिक है वो अगर बढ़ता है तो रोजगार भी बहुत तेजी से बढ़ता है, लेकिन वो गिरता है तो सबसे अधिक बेरोजगार भी वही क्षेत्र क्रिएट करता है। तो रियल एस्टेट में जब मंदी आई तो उसका सबसे व्यापक प्रभाव बेरोजगारी पर पड़ने का कारण रियल एस्टेट में आई मंदी है। तो रियल एस्टेट मंदी आने के कारण बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ी है, और उसके कारण फिर घरेलू मांग कम हो गई और वृद्धि दर गिर रही है। दूसरा, ऑटो एंड टेक्सटाइल क्षेत्र में मंदी आई। ऑटो क्षेत्र में आपको पता है, ऑटो और टेक्सटाइल क्षेत्र में मंदी बहुत तेजी से पिछले वर्षों में हमें आई है, और इसका कारण है, ऑटो क्षेत्र में मंदी आने का कारण है कि जो एनवायरमेंटल जो लॉज हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर बदले गए हैं,
और उन मानकों को पूरा करने में, उन मानकों को पूरा करने नहीं करने और कर सकने की जो बीच के जो गैप है, उस गैप के कारण पूरे विश्व में ही ऑटो क्षेत्र में मंदी आई और उसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा और भारत के ऑटो क्षेत्र में मंदी आई है। टेक्सटाइल जो क्षेत्र है उसमें भी एनवायरमेंटल इश्यूज भी हैं, लेबर इश्यूज भी हैं और उसके एक्सपोर्ट इश्यूज भी हैं और इन सब के कारण भारत के टेक्सटाइल क्षेत्र में मंदी आई है और इन मंदी के कारण, इन सब का कम्युलेटिव घरेलू मांग में इस क्षेत्र के कमी के कारण हमारे आर्थिक वृद्धि दर देश की गिर रही है। ये हुआ कि घरेलू मांग में कमी के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको सिग्निफिकेंटली हमारी मांग को कम कर रहे हैं, राइट। अब देखिए विदेशी क्षेत्र दूसरा, हमारा मांग का कौन सा क्षेत्र है दूसरा, विदेशी क्षेत्र, जिसके कारण कमी आई है। तो विदेशी क्षेत्र में कमी आने का कारण 2017 से विश्व में आई आर्थिक मंदी। 2017 से विश्व में आर्थिक मंदी का दौर प्रारंभ हुआ और जब ये दौर प्रारंभ होता है मंदी का, तो कोई भी क्षेत्र, कोई भी देश उससे अछूता नहीं रह सकता। तो भारत में भी ये प्रभाव हुआ कि जब उसके विश्व में आर्थिक मंदी आई तो लोगों की क्या हुआ, विश्व के अन्य जो देश हैं उन सब की भी परचेजिंग पावर कम हो गई। तो वो जो इंपोर्ट कर रहे थे हमसे, वो अपने हमसे इंपोर्ट करना उन्होंने कम कर दिया। इसका मतलब हमारा एक्सपोर्ट कम होने लग गया, विदेशों में हमारी वस्तुओं की मांग कम होने लग गई मंदी के कारण। उन देशों में मंदी के कारण वो हमसे कम मांग जो है हम वस्तुओं की सेवाओं की कर रहे हैं, तो उसके कारण हमारे देश में जो एक्सपोर्ट है वो गिरा और एक्सपोर्ट गिरने के कारण हमारी विदेशी क्षेत्र की मांग में कमी आई, राइट। एक बात यहां जो देखने की है वो है विश्व में आर्थिक मंदी कौन से वर्ष से आ रही है, 2017 से। भारत में आर्थिक वृद्धि दर गिरना कब प्रारंभ हुई, 2016, एक वर्ष पहले। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, जब हम एनालिसिस करेंगे उस वक्त ये काम आएगा, राइट। दूसरा जो विदेशी जो घटक हैं जो हमारे पर प्रभाव डाल रहे हैं हमारी मंदी आने पर और आर्थिक वृद्धि को कम करने में, वो है अमेरिका और चीन द्वारा संरक्षणवादी नीति यानी प्रोटेक्शनवादी जो नीति है, पॉलिसीज हैं, वो उसको लागू कर रहे हैं अमेरिका और चीन। बावजूद WTO का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, फ्री ट्रेड एंड फेयर का जो कॉन्सेप्ट है, इसके बावजूद अमेरिका और चीन द्वारा संरक्षणवादी नीतियां अपनाई जा रही हैं। संरक्षणवादी नीतियों का तात्पर्य क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अमेरिका और चीन क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे जो देश के रोज उद्योग हैं और उसका जो रोजगार है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको हम संरक्षित करेंगे। विदेश से जो वस्तुएं आ रही हैं, हम जो आयात कर रहे हैं, उस आयात के कारण हमारे सस्ता आयात हो जाता है, तो हमारे जो देश के उद्योग हैं उनको नुकसान हो रहा है उस आयात से। तो विश्व से जो भी आयात हो रहा, हम अमेरिका और चीन कहता है हम जो आयात करते हैं उसके कारण हमारे देश की जो उद्योग हैं उनकी मांग में कमी आ रही है। लोग एक्सपोर्ट, दूसरे देशों से इंपोर्ट करके वो माल को पसंद कर रहे हैं बजाय हमारे वस्तुओं और सेवाओं के, तो हमारे उद्योगों को नुकसान हो रहा है। तो हम हमारे उद्योगों को संरक्षित करेंगे। संरक्षित कैसे करेंगे, दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका हो सकता है कि हमारे जो उद्योग हैं हम उनको सब्सिडी देना प्रारंभ कर दें तरह तरह की। जब हम सब्सिडी देंगे तो वो क्या होगा कि उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है एक वस्तु की, वो कम हो जाएगी। सपोज कीजिए रेफ्रिजरेटर बनाने वाली कोई कंपनी है, अमेरिका में एक कंपनी रेफ्रिजरेटर बना रही है, उसका एक रेफ्रिजरेटर बनाने का कॉस्टिंग उसका आ रहा है 15,000 रुपये। भारत से कोई रेफ्रिजरेटर कंपनी बना के एक्सपोर्ट कर रही है अमेरिका में और वहाँ उसकी कीमत आ रही है, एक्सपोर्ट के बाद उसकी कीमत है 13,500 रुपये। तो अब अमेरिकी जो व्यक्ति है वो एक, उसके सामने जब वो मार्केट में जाएगा, दो चीज़ें एक ही जैसी दो चीज़ रखी हुई हैं, एक 15,000 की है, सेम मॉडल उसी तरह का 13,500 रुपये है, बट नेचुरल है 13,500 रुपये की चीज़ को पसंद किया जाएगा। वो लोग उसी को खरीदेंगे जो सस्ता और अच्छा हो। क्वालिटी दोनों की सेम है, क्वालिटी वाइज कोई डिफरेंस नहीं है, प्राइस वाइज डिफरेंस है, तो जिसकी प्राइस कम होगी लोग उसको खरीदेंगे। तो इससे जो वहाँ के उद्योग हैं, जो वहाँ जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनको नुकसान हो रहा है। तो सरकार क्या कर सकती है कि उनको 2,500 रुपये की सब्सिडी देकर उसकी जो रेट है वो 13,000 रुपये हो जाएगी। जब उसको सब्सिडी देगी तो 13,000 रुपये में वहाँ का प्रोडक्शन और हमारे 13,500 रुपये का हो जाएगा। तो उनकी वस्तुएं लोग ज़्यादा खरीदेंगे, हमारी वस्तुएं, हमारी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। तो ऐसी संरक्षणवादी नीतियाँ अपना सकते हैं कि वो अपने उद्योगों को सब्सिडी दे सकते हैं, उसके कारण उनकी कीमतें कम कर सकते हैं। जानबूझकर कीमत कम करना हुआ ये WTO के
विरुद्ध है, लेकिन ऐसा संरक्षणवादी नीतियां अमेरिका और चीन द्वारा अपनाई जाने लगी हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये भी हो सकता है कि हमारे एक तरीका तो ये होगा कि खुद के उद्योगों को संरक्षित कर दें, उनको सब्सिडी देकर उनकी प्राइस को कम कर दिया जाए, या दूसरा तरीका हो सकता है कि हमारी जो वस्तुएं हैं उनकी प्राइस को बढ़ा दिया जाए, यानी कि उस पर टैरिफ इतना लगा दिया जाए कि वो वस्तु जो 13,500 के बजाय 16,000 में वहाँ पर लोगों को सप्लाई हो। टैक्स उस पर लगा दें, टैरिफ लगा दें। तो जब टैरिफ लगा दें तो वहाँ पर वस्तुएं हमारी महंगी हो जाएंगी। जब वो वस्तु महंगी हो जाएगी तो बट नेचुरल है, वहाँ की जो सस्ती वस्तुएं लोग उसको खरीदेंगे। तो दो तरीके से संरक्षण हो सकता है किसी उद्योग का। एक, वहाँ के उद्योगों को सब्सिडी दी जा सकती है, और दूसरा जो इम्पोर्ट वो लोग कर रहे हैं, हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि हम भारत जो अमेरिका को या अन्य देशों को, चाइना को एक्सपोर्ट कर रहा है, उस पर टैरिफ लगा के उसकी वस्तुओं को, उसकी कीमतों को बढ़ाया जा सकता है। ये दोनों ही नीतियों के द्वारा, संरक्षणवादी नीतियां अमेरिका और चीन द्वारा अपनाई जाने के कारण, चूंकि हमारा सबसे ज़्यादा व्यापार एक्सपोर्ट अमेरिका को हो रहा है, तो उसके कारण हमारा एक्सपोर्ट कम हो गया है। उसकी एक्सपोर्ट कम होने से हमारी विदेशी क्षेत्र की मांग गिर गई है, और उसके कारण हमारे देश की आर्थिक वृद्धि दर गिर रही है। राइट, यहां तक हमने इस चीज को समझ लिया कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर की डिमांड साइड के कारण प्रॉब्लम है, नंबर 1, और डिमांड में जो घरेलू मांग है और जो विदेशी क्षेत्र की मांग है, दोनों ही क्षेत्र की मांग में कमी होने के कारण आर्थिक वृद्धि दर गिर रही है। राइट, नाउ अब हम देखते हैं कि भारत की आर्थिक वृद्धि जो गिर रही है वो किस प्रकार से, उसका एनालिटिकल विश्लेषण हम उसकी कर रहे हैं। ये एक 2019-20 के जो आर्थिक सर्वे, जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे जो जारी हुआ है भारत सरकार द्वारा, उससे लिया गया ये डेटा है। इसमें आप देखिए, सबसे ऊपर जो लाइन आप देख रहे हैं सफरन कलर की, वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। दूसरी जो सीधी लाइन जा रही है स्ट्रीट, वो चाइना की ग्रोथ रेट है। जो बीच का जो तीसरे नंबर का जो लाइन है वो वर्ल्ड की ग्रोथ रेट को बता रही है। उसके बाद जो एक लाइन चल के डॉट 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 डैश 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 में है वो लाइन, आप देख रहे हैं डैश 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 में जो लाइन है, ये लाइन साउथ अफ्रीका, ये लाइन क्या बता रही है? ये लाइन बता रही है रशिया को। ये लाइन जो है वो साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद जो ये डैश डैश वाली लाइन साउथ अफ्रीका की, और डॉट 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 की जो लाइन देख रहे हैं ये रशिया की है। और लास्ट वाली जो लाइन 2014 से नीचे गिरकर 2015 के बाद जो ऊपर की तरफ चढ़ रही है, वो जो लाइन है वो लाइन ब्राज़ील की है। इसको देखने से हमें क्या समझ में आ रहा है? उसको देखने से हमें ये समझ में आ रहा है कि आप 2016 में अगर आप देखेंगे, 2016 का जो आप ये वाला अगर आप देखेंगे, तो भारत के अलावा किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि दर नहीं गिर रही है। एकमात्र भारत ऐसा देश है जिसकी आर्थिक वृद्धि दर 2016 में गिरी। चाइना की नहीं गिरी। इनफैक्ट वर्ल्ड की आर्थिक वृद्धि दर 2016 से 17 में बढ़ी, भारत की गिरी। साउथ अफ्रीका की बढ़ी, उसके बाद रशिया की बढ़ी, और ब्राजील की बढ़ी। सभी देशों की आर्थिक वृद्धि दर लगातार बढ़ी है। राइट, 2017 के बाद, 2017 से अगर हम देखें तो 2017 के बाद विश्व की आर्थिक वृद्धि दर में स्लाइट गिरावट आई है, थोड़ी सी गिरावट उसमें आई। साउथ अफ्रीका जो है उसकी वृद्धि दर 2017 में गिरना प्रारंभ हुई, लेकिन ब्राजील, रशिया की आर्थिक वृद्धि दर 2017-18 में बढ़ी है। तो 2017 में भारत की 2016 में गिरना प्रारंभ हुई, अफ्रीका की 2017 में उसमें शामिल हो गया, उसकी गिरना प्रारंभ हुई। 2018 में विश्व की आर्थिक वृद्धि दर पहली बार 2018 में गिरी है। 2017 में भी स्लाइट गिरावट आई है, और जो शार्प डिक्लाइन थोड़ा आया वो 2018 में विश्व की अर्थव्यवस्था में आया, और रशिया की अर्थव्यवस्था 2018 में पहली बार गिरी। साउथ अफ्रीका की आर्थिक वृद्धि दर भी गिरी, और भारत की आर्थिक वृद्धि दर शार्प डिक्लाइन अगर किसी की अर्थव्यवस्था में हुआ है तो भारत की अर्थव्यवस्था में 2018 से 19 में सबसे तेजी से आर्थिक वृद्धि दर भारत की गिरी है। उसके बाद अगर हम देखें तो 2018
18-19 के बाद साउथ अफ्रीका की 17 से गिरना प्रारंभ हुई। 18 उसमें रशिया की भी गिरना प्रारंभ हो गई। विश्व की अर्थव्यवस्था भी गिरने लग गई। भारत की अर्थव्यवस्था और तेजी से गिरी, लेकिन चाइना की अर्थव्यवस्था में गिरावट तो आई, लेकिन बहुत कॉन्स्टेंटली, बहुत धीमे धीमे गिरावट आप देख रहे हैं, बहुत धीमे धीमे गिरावट इसमें आई है। लेकिन आप ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था अगर देखें तो 2016 के बाद ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ती गई है, उसमें किसी भी वर्ष में कोई कमी नहीं आई है। ब्राज़ील एकमात्र ऐसा देश है जिसमें विश्व की इस वर्तमान आर्थिक मंदी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, बल्कि उसकी इनफैक्ट उसकी आर्थिक वृद्धि दर लगातार बढ़ रही है। तो अब आप ये देखिए कि जब विश्व में पूरे में मंदी नहीं थी, बल्कि विश्व की अर्थव्यवस्था बढ़ रही थी, उस वक्त भी भारत की अर्थव्यवस्था गिरना 2016 में प्रारंभ हो गई थी, जब विश्व में मंदी का कोई दौर नहीं था, बल्कि विश्व की आर्थिक वृद्धि दर बढ़ रही थी, सभी देशों की आर्थिक वृद्धि दर बढ़ रही थी, लेकिन भारत की गिर रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर गिरने में विदेशी मांग का एक प्रभाव तो है, लेकिन वो एकमात्र प्रभाव नहीं है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था तो पहले से गिरने लग गई थी। इसका मतलब उसके कुछ आंतरिक कारण भी हैं। उसका जो इंटरनल जो डिमांड है, आंतरिक जो उसकी घरेलू मांग है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था गिर रही है। आप देखेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था, ये जो अभी हमने विश्लेषण किया, इसी को इसमें बताया जा रहा है। तो आप देखेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था 2016 से गिरना प्रारंभ हुई है, जबकि विश्व की अर्थव्यवस्था 2017 से गिरी है। इनफैक्ट ब्राज़ील में कोई किसी प्रकार की आर्थिक वृद्धि दर में गिरावट नहीं आई है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत की अर्थव्यवस्था में विदेशी मांग के अलावा, उसकी विश्व में जो मंदी आई है उसके अलावा, उसके खुद के अपने इंटरनल स्ट्रक्चरल रीजंस हैं, उसकी खुद की जो घरेलू मांग है, वो एक बहुत बड़ा प्रभावी कारण है जिसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था की गिर रही है। इसलिए हमें एक्सटर्नल फैक्टर्स पर ध्यान देने के बजाय हमारे इंटरनल जो आंतरिक क्षेत्र की जो मांग है उसको बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए। जितना हम आंतरिक क्षेत्र की जो घरेलू क्षेत्र की जो मांग है, जब तक हम उसको नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हमारी अर्थव्यवस्था आर्थिक वृद्धि दर बढ़ नहीं सकती है। ब्राज़ील को आप देखिए, ब्राज़ील एक ऐसा उदाहरण है जिसकी तुलना हम ब्राज़ील की तुलना हम भारत के साथ अक्सर उसकी अर्थव्यवस्थाओं के साथ की जाती है। तो ब्राज़ील ने अपनी अर्थव्यवस्था को इस तरह से डेवलप किया है कि उसकी जो घरेलू, उसके जो स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि उसकी विदेशी क्षेत्र का प्रभाव उस पर नहीं आया, और वो अपनी खुद की घरेलू मांग के आधार के उसके साथ ही वो बहुत तेज़ी से आर्थिक वृद्धि दर उसकी बढ़ती रही। इसलिए भारत में तो इंटरनल रीज़न ज़्यादा प्रभावी हैं एक्सटर्नल रीज़न हैं, लेकिन वो एकमात्र कारण नहीं है। घरेलू अर्थव्यवस्था अधिक जिम्मेदार है, घरेलू अर्थव्यवस्था की मांग की कमी अधिक जिम्मेदार है हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को गिराने में। इसलिए हमें हमारा फोकस जो है क्या करना चाहिए, हमें मांग बढ़ानी चाहिए। और किस किस क्षेत्र में मांग बढ़ानी चाहिए, हमारी घरेलू क्षेत्र की मांग को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। इसका मतलब रोजगार बढ़ना चाहिए। और रोजगार किस में बढ़ना चाहिए, जैसा कि हमने बताया, सबसे अधिक लोच किस में है, कंस्ट्रक्शन में। तो कंस्ट्रक्शन की लोच ज़्यादा जब कंस्ट्रक्शन में है, तो हम तेजी से किस क्षेत्र में इंटरवेंशन करके हम आर्थिक वृद्धि दर को तेजी से बढ़ा सकते हैं, वो है कंस्ट्रक्शन। यानी हम कंस्ट्रक्शन प्रारंभ कर दें तो हमारी जो मांग है वो तेजी से बढ़ेगी, लोगों को रोजगार तेजी से मिलेगा तो मांग तेजी से बढ़ेगी, और जब मांग बढ़ेगी तो हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर बढ़ेगी। इसलिए सरकार को हमारे आधारभूत ढांचा जो है, जिसमें रोड है, ब्रिज हैं और अन्य जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, उसको अगर हम बूस्ट करें, उसमें सरकार अगर वे करे और भारी मात्रा में इन्वेस्ट अगर उसमें हम आधारभूत ढांचे में कंस्ट्रक्शन के रूप में अगर हम करें, तो हम हमारी अर्थव्यवस्था में एक बूम लाएंगे कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में, और बहुत तेज़ी से रोजगार बढ़ेगा और हमारी अर्थव्यवस्था में मांग बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। विभिन्न क्षेत्रों में हमको प्रयास इसमें करने पड़ेंगे, मांग क्षेत्र को बढ़ाना पड़ेगा, घरेलू क्षेत्र की मांग को बढ़ाने के प्रयास करने पड़ेंगे, और उसमें सबसे अधिक जो उपयुक्त जो क्षेत्र है वो है कंस्ट्रक्शन। और रियल एस्टेट में भी हम इस तरह से कुछ परिवर्तन करें, उसमें कुछ इस तरह की रियायतें प्रदान करें कि रियल एस्टेट भी वापस अपना काम करने लगे। तो रियल एस्टेट अगर बढ़ेगा तो भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से
पुनः बहुत तेज़ी से जैसे पहले बढ़ रही थी उसी तरह से बढ़ने लगेगी। थैंक यू दोस्तों। तो ये था आपकी आज की भारत की अर्थव्यवस्था, गिरती हुई अर्थव्यवस्था के कारण और उसके समाधान के क्षेत्र, इंटरवेंशन जहां हम कर सकते हैं। आशा आशा है ये आपको पसंद आया होगा और आपके आपके एनालिटिकल जो पावर है, जो क्षमताएं हैं, उसको बढ़ाने में मददगार होगा। अगले बार फिर एक वीडियो के साथ हाजिर होता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।